पूरे स्कूल में उसे एस रैंक के बेकार टैलिस्मन मास्टर के रूप में मजाक का पात्र बनाया जाता था। लेकिन उसने लगातार 3 दिनों तक मेहनत करके 1 लाख एक्सप्लोसिव टैलिस्मन्स तैयार किए, सिर्फ उस बॉस को एक ही वार में मारने के लिए, जिसे छूने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी। सब लोग हंस रहे थे और कह रहे थे कि मैं मरने जा रहा हूं। यहां तक कि एसएस रैंक वेपन मैच जागृत करने वाली मेरी गर्लफ्रेंड ने भी वहीं पर मुझसे ब्रेकअप कर लिया और तुरंत लॉन्ग परिवार के युवा मालिक की बाहों में चली गई। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरे मन में सिर्फ एक विचार आया और एक साथ अनगिनत टैलिस्मन्स सक्रिय हो गए। जब मैंने विदर्ड वुड टाउन की गहरी कुएं के नीचे 10 लाख नहीं बल्कि 1 लाखवां एक्सप्लोसिव टैलिस्मन दबा दिया, तो मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, फट। एक जोरदार धमाका हुआ। आसमान में मशरूम क्लाउड उठ खड़ा हुआ और मैं सीधे लेवल 0 से लेवल 10 पर पहुंच गया। वो औरत जिसने कभी मुझे ठुकराया था, अब अपने नए प्रेमी का हाथ पकड़े नीलामी घर के बाहर खड़ी थी, इस इंतजार में कि मैं जो उपकरण बेचूंगा उसके बचे खुचे सामान को सस्ते में खरीद सके। इस समय मंच पर मूंछों वाले प्रधानाचार्य गंभीर आवाज में कह रहे थे, आज से तुम सब अपने अपने पेशे जागृत करने के बाद एक असाधारण व्यक्ति बन जाओगे। तुम्हें शांति बनाए रखनी है, मजबूत होकर कमजोरों की रक्षा करनी है। मैं दिल से कामना करता हूं कि तुम सब अपनी मनचाही प्रोफेशन जागृत करो और उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी पीढ़ी मानव जाति की खोई हुई भूमि वापस हासिल करेगी। लेकिन नीचे बैठे छात्रों ने उनकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, इतने साल बीत चुके थे। इंसानों ने प्रोफेशन जागृत करके असाधारण शक्तियां तो हासिल कर ली थी, लेकिन राक्षस भी लगातार और ताकतवर होते जा रहे थे। खोई हुई भूमि वापस लेना लगभग नामुमकिन लग रहा था। जहां तक मजबूत होकर कमजोरों की रक्षा करने की बात थी, बहुत से लोग ऐसा कर सकते थे, लेकिन करने वाले बहुत कम थे। अगर ऐसा ना होता तो इस दुनिया में गरीबों की बस्तियां कभी बनती ही नहीं। लू युआन भी उन्हीं गरीब बस्तियों में रहने वालों में से एक था। आज वह भी अपनी प्रोफेशन जागृत होने का इंतजार कर रहा था। गरीब बस्ती में पैदा होने के कारण वह भी उम्मीद लगाए बैठा था कि उसे कोई शक्तिशाली प्रोफेशन मिले जिससे उसकी किस्मत बदल जाए। हालांकि वह एक दूसरे संसार से आया हुआ व्यक्ति था, लेकिन इस दुनिया में शहरों के बाहर हर जगह राक्षसों का कब्जा था। साथ ही तरह तरह के गुप्त क्षेत्र और डंजियन भी थे। अगर किसी के पास असाधारण शक्ति न हो तो वह कुछ भी नहीं कर सकता था। जल्द ही प्रधानाचार्य ने शिक्षकों को नाम पुकारने का आदेश दिया। छात्र एक एक करके मंच पर रखे जागरण उपकरण की ओर जाने लगे। वह लगभग 3 मीटर ऊंचा एक विशाल पारदर्शी अंडे जैसा दिखाई देता था। उसकी सतह पर रंग बिरंगी रोशनी बह रही थी और रहस्यमय निशान लगातार घूम रहे थे। जो भी 18 वर्ष का हो जाता, वह उसके अंदर जाकर अपनी प्रोफेशन जागृत कर सकता था। बी रैंक बजकर अगला, वंग यान बी रैंक आर्चर अगला। शुरुआत में अधिकतर बी रैंक और ए रैंक प्रोफेशन ही सामने आए। इससे किसी को विशेष आश्चर्य नहीं हुआ। कुछ छात्रों के बाद अचानक लिu शुआंग एसएस रैंक वेपन मेज। क्या? एसएस रैंक? हमारे स्कूल में पहली बार किसी ने एसएस रैंक प्रोफेशन जागृत की है। यकीन नहीं होता। लिu शुआंग सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि उसने एस रैंक प्रोफेशन भी जागृत कर ली। भगवान सच में उसी पर मेहरबान है। एसएस रैंक तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका प्रोफेशन वेपन मैज है। इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक पैसे की जरूरत होती है। अगर मुझे सही याद है तो लिu शुआंग भी गरीब बस्ती से ही है। इतनी प्रतिभाशाली है तो कोई अमीर आदमी उसकी मदद जरूर करेगा। अमीर आदमी मदद करेगा? क्या तुम्हें लगता है कि कोई अमीर बिना किसी बदले के मदद करेगा? चुप रहो। क्या तुम्हें सामने खड़ा लू युवान दिखाई नहीं दे रहा? वह तो लिu शुआंग का बॉयफ्रेंड है। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन लू युवान ने सब सुन लिया। हाँ, अभी अभी एसएस रैंक वेपन मैच जागृत करने वाली लिu शुआंग उसी की गर्लफ्रेंड थी। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। उन्होंने एक दूसरे से वादा भी किया था कि भविष्य में जिसकी प्रोफेशन ज्यादा शक्तिशाली होगी वह दूसरे का सहारा बनेगा। लेकिन अब उसने एसएस रैंक प्रोफेशन जागृत कर ली थी। क्या अब भी उसके पास उससे आगे निकलने का मौका था? लू युआन को इसका जवाब नहीं पता था, लेकिन उसने मन ही मन कसम खाई, चाहे उसे कोई भी प्रोफेशन मिले वह कभी हार नहीं मानेगा और हमेशा खुद को मजबूत बनाएगा। लू युआन ने दूर से एक बार लिu शुआंग की ओर देखा। वह अपने क्लास की तरफ लौट गई। क्लास में पहुंचकर उसने अपने सहपाठियों की बधाइयों का औपचारिक जवाब दिया, फिर अपना मोबाइल निकालकर किसी को संदेश भेजने लगी। शायद वह अपने माता पिता को यह खुशखबरी दे रही थी। लू युआन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी बारी का इंतजार करता रहा। करीब आधे घंटे बाद आखिरकार उसका नाम पुकारा गया। लू युआन जागरण उपकरण के अंदर चला गया। उसे महसूस हुआ कि एक रहस्यमयी ऊर्जा उसके पूरे शरीर को घेर रही है। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अनगिनत रहस्यमयी चिन्ह तैरने लगे। इन वर्षों की पढ़ाई के दौरान उसने लगभग सभी प्रोफेशंस के बारे में सीखा था। अपने सामने दिखाई दे रहे चिन्हों को देखकर उसे अंदाजा हो गया कि उसकी प्रोफेशन शायद टैलिस्मन मास्टर है। जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, वैसे ही एक जानकारी सीधे उसके दिमाग में पहुंच गई। प्रोफेशन अवॉकनिंग सफल, एस रैंक टैलिस्मन मास्टर, प्रारंभिक टैलिस्मन, एक्सप्लोजिव टैलिस्मन। दोनों जानकारियां मिलते ही उसका जागरण पूरा हो गया। बगल में खड़े शिक्षक ने उसे देखा और उनकी आवाज में साफ निराशा थी। लू युआन, एस रैंक तालिस्मैन मास्टर। तालिस्मैन मास्टर सभी एस रैंक प्रोफेशन में सबसे बेकार प्रोफेशन माना जाता है। दूसरे एस रैंक प्रोफेशन बाद में नए स्किल्स सीख सकते हैं। राक्षसों को मारने पर उनके लिए स्किल बुक्स भी गिर सकती हैं। लेकिन तालिस्मैन मास्टर, उसे शुरुआत में सिर्फ एक ही तालिस्मैन मिलता है। आज तक किसी भी राक्षस से कोई नया टालिस्मैन कभी नहीं गिरा, इसलिए टालिस्मैन मास्टर कभी दूसरी स्किल्स सीख ही नहीं सकते। दूसरी प्रोफेशंस 30वें लेवल पर पहली बार जॉब चेंज करने के बाद एक नया स्किल भी प्राप्त करती है, लेकिन टालिस्मैन मास्टर
चाहे कितनी भी मेहनत करके लेवल 30 तक पहुंच जाए, जॉब चेंज के बाद भी उसे कोई नया स्किल नहीं मिलता, सिर्फ लेवल बढ़ता रहता है। टैलिस्मन मास्टर आखिर ऐसा क्यों है, या आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन सब इतना जरूर जानते हैं, अगर किसी ने टैलिस्मन मास्टर जागृत किया तो उससे अच्छा होता कि उसे कोई सी रैंक प्रोफेशन ही मिल जाती। लू युआन जागरण उपकरण से बाहर निकला। उसे निराश होने का भी समय नहीं मिला था कि तभी उसके कानों में एक ठंडी यांत्रिक आवाज गूंज उठी। बधाई हो होस्ट, टैलिस्मन मास्टर प्रोफेशन सफलतापूर्वक जागृत। प्रोफेशन में कमी पाई गई है, अब इसे पूर्ण किया जा रहा है। प्रोफेशन सफलतापूर्वक ईएक्स रैंक में विकसित हो गई। पैसिव टैलेंट एक, सभी टैलिस्मैन्स बिना किसी कास्टिंग टाइम और बिना म्याना खर्च किए बनाए जा सकते हैं। पैसिव टैलेंट दो, हर 5 लेवल बढ़ने पर एक नया टैलिस्मैन स्वतः प्राप्त होगा। इन लगातार आती सूचनाओं ने लू युआन को यकीन दिला दिया कि यह कोई भ्रम नहीं था। उसका सिस्टम सचमुच सक्रिय हो चुका था। एक दूसरे संसार से आए व्यक्ति होने के नाते जिस सिस्टम का वह इतने समय से इंतजार कर रहा था, वह आखिरकार आ गया था। सिस्टम ने उसकी प्रोफेशन को एस रैंक से सीधे ईएक्स रैंक में बदल दिया था, और साथ ही उसे ये दो बेहद शक्तिशाली पैसिव टैलेंट्स भी मिल गए थे। लू युआन समझ गया कि अब उसके सामने एक ऐसी राह खुल चुकी है जहां भविष्य में उसे कोई रोक नहीं पाएगा। जब वह लियू शोंगशोंग को साथ लेकर घर लौटने और आगे राक्षसों का शिकार करने की योजना बनाने वाला था, तभी लियू शोंगशोंग खुद उसकी ओर चलकर आ गई। लू युआन ने साफ देखा कि उसके चेहरे पर झिझक और असहजता थी। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। लियू शोंगशोंग उसके सामने आकर खड़ी हो गई। करीब आधा मिनट चुप रहने के बाद, मानो उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो, उसने धीमी आवाज में कहा, लू युआन, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। उसकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन आसपास मौजूद सभी लोगों ने यह सुन लिया। सबकी नजरें तुरंत उनकी तरफ मुड़ गईं। इतने लोगों की निगाहें अपने ऊपर देखकर लियू शुआंग शुआंग का गोरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटी। उसे सहारे की जरूरत थी। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। अगर वह लू युआन के साथ रहती तो उसके तालिस्मैन मास्टर प्रोफेशन से कमाया गया पैसा उसके लेवल बढ़ाने, उपकरण खरीदने और स्किल बुक्स लेने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं होता। उसके मन में उस समय तरह तरह के बहाने चल रहे थे। वह ऐसा कारण ढूंढना चाहती थी जिससे उसे लगे कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन लू युआन का जवाब उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। ठीक है, सिर्फ 2 शब्द। आवाज बिल्कुल शांत थी, जैसे कोई मामूली बात हो। यह देखकर लियू शोंगशोंग को गुस्सा आने लगा। इसका क्या मतलब है? क्या इतने सालों का हमारा साथ तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, या फिर मैं तुम्हारे लिए कभी महत्वपूर्ण थी ही नहीं? वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने फिर पूछा, तुम सच में ब्रेकअप के लिए तैयार हो? लू युआन ने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। तुमने खुद ब्रेकअप की बात कही है, मैंने मान लिया। इसमें समस्या क्या है? लू युआन ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी घिसी पिटी कहानी एक दिन उसके अपने जीवन में भी घटेगी, लेकिन चूंकि उसने यही रास्ता चुना था, तो वह उसे रोकना नहीं चाहता था। अगर उसके पास सिस्टम भी ना होता और वह सच में एक बेकार इंसान होता, तब भी वह यही फैसला करता। ऐसे इंसान के साथ रहने का कोई मतलब नहीं था। लियू शुआंग शुआंग के मन में जो लंबे लंबे बहाने थे, अब उन्हें कहने का मौका ही नहीं मिला। आखिरकार उसने दांत भींचकर कहा, लू युआन, उम्मीद है तुम मुझे दोष नहीं दोगे। अब हम दोनों एक ही दुनिया के लोग नहीं रहे। अगर जबरदस्ती साथ रहे तो हम दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे। लू युआन ने सिर हिलाया। तुम्हें दोष दूं? जैसा तुमने कहा, हम सच में अब एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। इतना कहकर वह मुड़ा और वहां से जाने लगा। उसी समय एक स्टाइलिश सूट पहने हुआ छात्र उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, लो युआन, मैंने पहले ही कहा था ना, सिर्फ पढ़ाई में पहला आने से कुछ नहीं होता। ग्रेजुएशन के बाद हर इंसान अपनी पसंद खुद चुनता है। फिर उसने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, वैसे श्वांग श्वांग की खातिर अगर तुम चाहो तो हमारे घर में चौकीदार की नौकरी अभी भी खाली है। लू युआन इस लड़के को अच्छी तरह जानता था। उसका नाम लोंग हाउचिन था। वह लोंग परिवार का युवा मालिक था। पहले भी वह कई बार लियू शुआंग शुआंग का पीछा कर चुका था, लेकिन हर बार उसने उसे साफ मना कर दिया था। अब पैसों की वजह से उसने आखिरकार लोंग हाउचे का साथ चुन लिया था। असल में उसके दिल में पहले लू युआन के लिए थोड़ी उम्मीद थी, क्योंकि स्कूल में लू युआन हमेशा पहले स्थान पर रहता था। उसे लगता था कि शायद वह कोई बहुत शक्तिशाली प्रोफेशन जागृत करेगा और भविष्य में बड़ी सफलता हासिल करेगा। लॉन्ग हाउचिन की तुलना में लू युन ज्यादा हैंडसम भी था। अगर उसके अंदर क्षमता होती तो समझदार लड़की उसी को चुनती। जब लियू शुआंग शुआंग ने एसएस रैंक प्रोफेशन जागृत की थी, तभी लॉन्ग हाउचन ने उसे संदेश भेजा था। ये जानते हुए भी कि उसका प्रोफेशन बहुत महंगा था, उसने तुरंत लॉन्ग हाउचे का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। वह इंतजार करती रही, क्योंकि उसे भरोसा था कि लू युआन उससे सच्चा प्यार करता है। अगर उसे कोई अच्छा प्रोफेशन मिल गया तो वह जरूर मेहनत करके पैसा कमाएगा और उसकी मदद करेगा। लेकिन जब उसने लू युएन की प्रोफेशन देखी, एस रैंक टैलिस्मन मास्टर, एस रैंक तो था, जो उसकी पढ़ाई के अनुसार बिल्कुल स्वाभाविक था, लेकिन दुर्भाग्य से यह सबसे बेकार प्रोफेशन माना जाता था। उसी पर उसने बिना किसी झिझक के लॉन्ग हाउचन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब लॉन्ग हाउचे की बेइज्जती भरी बातों पर लियू शुआंग शुआंग भी उसके पास आ गई और धीमी आवाज में बोली, हाउचे, चलो यहां से। यह कहकर वह लॉन्ग हाउचे का हाथ पकड़कर चली गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर लू युआन की तरफ नहीं देखा। बेचारा, कोई और प्रोफेशन मिल जाती तो शायद किस्मत बदल जाती, लेकिन तालिस्मैन मास्टर, इसमें किसी और की क्या गलती? अगर मैं लियू शुआंग की जगह होता तो मैं भी लॉन्ग हाउचन को ही चुनता। मेरे हिसाब से गलती तो लियू शुआंग की थी। उसे पहले लू युएन की गर्लफ्रेंड बनना ही नहीं चाहिए था। चुप रहो, मरना है क्या? अब लियू शुआंग एक एस रैंक वेपन मेज है, उसकी बुराई करने की हिम्मत मत करना।
इन लोगों की बातें लू युआन ने बिल्कुल भी मन पर नहीं ली। उसके लिए ये सब सिर्फ राह चलते लोग थे। लू युआन गरीब बस्ती में अपने घर लौट आया। घर की दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ी हुई थीं। यही छोटा सा मकान उसके माता पिता की छोड़ी हुई इकलौती विरासत था। उसकी माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। गरीब बस्ती में अच्छा इलाज न मिलने के कारण जब लू युआन सिर्फ 5 साल का था, तभी उनकी मृत्यु हो गई। उसके पिता, जब लू युआन 12 साल का था, तब लियू शुआंग शुआंग के पिता के साथ शिकार पर गए थे, लेकिन उस बार वे वापस नहीं लौटे। लियू शुआंग शुआंग के पिता गंभीर रूप से घायल होकर किसी तरह लौट आए। उन्हें ठीक होने में काफी समय लगा। उस घटना के बाद उन्होंने फिर कभी शिकार पर जाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने शहर में एक सस्ती मजदूरी का काम पकड़ लिया। लू युआन आज तक जिंदा रह पाया तो सिर्फ संघ फेडरेशन की नीति की वजह से। 18 साल की उम्र तक हर बच्चे की पढ़ाई मुफ्त होती थी और उसके रहने खाने का खर्च भी फेडरेशन उठाती थी। लेकिन 18 साल पूरे होने के बाद हर व्यक्ति को अपने दम पर जीना पड़ता था, क्योंकि इस उम्र तक हर कोई अपनी प्रोफेशन जागृत कर चुका होता था। इसलिए फेडरेशन आगे उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती थी। घर लौटकर लू युआन फटे हुए सोफे पर बैठ गया और अगले दिन की योजना बनाने लगा। अचानक उसे एक बात याद आई। अभ्यास करने के लिए शायद वही जगह सबसे सही रहेगी। उसे याद आया, एक बार ल्यू अंकल ने उसे बताया था कि जिस बॉस के शिकार पर वे गए थे, वह विदर्डवुड टाउन नाम के लेवल 30 डंजन में रहता है। उस डंजन में कोई साधारण राक्षस नहीं था। वहां सिर्फ एक ही बॉस रहता था। वह पूरे समय एक गहरे कुएं के अंदर रहता था। जब तक कोई उस पर हमला नहीं करता, वह कभी बाहर नहीं निकलता था। लेकिन जैसे ही कोई उसे छेड़ता, वह कुएं से बाहर निकलकर अपने शिकार की शुरुआत कर देता। उस बॉस की ताकत बेहद भयानक थी। लेवल 30 से नीचे कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। कई लेवल 30 सुपर ह्यूमंस मिलकर भी उसे नहीं मार पाए थे, और जो लोग पहली बार जॉब चेंज कर चुके थे, वे इस डंजन में प्रवेश ही नहीं कर सकते थे। इसी वजह से आज तक कोई भी उस बॉस को नहीं मार पाया था। लू युआन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ऐसा बॉस जो मुझे पहले से तैयारी करने का पूरा समय दे, उससे बेहतर निशाना और क्या होगा। और अब बदला लेने का समय भी आ गया है। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। इस समय उसके पास एक्सप्लोसिव टैलिस्मन था। इस टैलिस्मन का विस्फोट पूरी तरह उसके आदेश पर निर्भर करता था। मतलब, अगर वह विस्फोट का आदेश न दे तो वह जितने चाहे उतने टैलिस्मन पहले से तैयार कर सकता था। 1000, 10,000, यहां तक कि 1 लाख भी। पहले जॉब चेंज से पहले 1 लाख एक्सप्लोसिव टैलिस्मन उस बॉस को राख में बदलने के लिए काफी थे। बेशक इन टैलिस्मन को हमेशा के लिए जमा करके नहीं रखा जा सकता था। हर टैलिस्मन केवल 6 घंटे तक ही मौजूद रहता था। बाकी सभी टैलिस्मन का भी यही नियम था। अगर यह सीमा ना होती तो टैलिस्मन मास्टर कभी भी सी रैंक प्रोफेशन से कमजोर नहीं माना जाता। दूसरे टैलिस्मन मास्टर्स 6 घंटे में बहुत कम टैलिस्मन बना पाते थे, क्योंकि उन्हें हर बार हवा में धीरे धीरे चिन्ह बनाकर अपनी माना खर्च करके एक एक टैलिस्मन तैयार करना पड़ता था। लेकिन लुयन अलग था। उसे सिर्फ मन में एक विचार लाना था और एक्सप्लोसिव टैलिस्मन तुरंत तैयार हो जाता था। 1 सेकंड में वह 10 टैलिस्मन बना सकता था। उस रात लू युएन आराम से सोया। अगली सुबह वह जू सिटी के दक्षिणी द्वार पर पहुंचा। वहां तैनात एक गार्ड ने उससे पूछा, छोटे भाई, कहाँ जाना है? शहर के द्वार से 2 रास्ते निकलते थे। एक रास्ता अलग अलग डंजन्स की ओर जाता था। डंजन के आसपास सामान्य राक्षस नहीं होते थे, इसलिए नए लोगों के लिए अभ्यास करने की सबसे सुरक्षित जगह वही मानी जाती थी। डंजन के अंदर मौजूद राक्षसों के व्यवहार का एक निश्चित नियम होता था। कई अनुभवी लोगों ने उनके लिए पहले से रणनीतियां भी तैयार कर रखी थी। अगर उन रणनीतियों के अनुसार टीम मिलकर काम करे तो बिना चोट खाए भी डंजन पूरा किया जा सकता था। दूसरा रास्ता जंगल की ओर जाता था। जंगल के राक्षसों का कोई निश्चित नियम नहीं होता था, इसलिए आमतौर पर पहली जॉब चेंज से पहले किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं थी। यहां तक कि पहली जॉब चेंज के बाद भी लोगों को समूह बनाकर जाने की सलाह दी जाती थी, ताकि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर सके। गार्ड ने लू युआन को देखकर समझ लिया कि वह अभी अभी प्रोफेशन जागृत करने वाला नया छात्र है। इन दिनों ग्रेजुएशन का समय था, इसलिए रोज बहुत से नए छात्र डंजन में लेवल बढ़ाने जाते थे। लू युआन ने शांत स्वर में कहा, मैं डंजन नंबर 3 जा रहा हूँ। गार्ड ने सिर हिलाया। ठीक है। उसने तुरंत द्वार खोल दिया। द्वार के बाहर सीधे डंजियन क्षेत्र तक जाने वाली बस खड़ी थी। बस में पहले से 5-6 लोग बैठे हुए थे। उनमें से कुछ लू युआन को पहचानते थे। उसे अकेले बस में चढ़ते देखकर वे सभी हैरान रह गए। शायद वे सोच रहे थे कि लू युआन अकेले लेवल बढ़ाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने अपने अपने विचार सिर्फ मन में ही रखे। लू युआन भी चुपचाप जाकर एक सीट पर बैठ गया। कुछ मिनट बाद 2 और लोग बस में चढ़े। आधा घंटा पूरा होते ही बस समय पर चल पड़ी। करीब आधे घंटे बाद वे डंजियन क्षेत्र पहुंच गए। यहाँ सिर्फ एक डंजियन नहीं बल्कि कई डंजियंस मौजूद थे, लेकिन उनमें से एक डंजन के बाहर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। वही था विदर्डवुड टाउन डंजन, जहां लू युएन जाना चाहता था। जैसे ही वह उस डंजन की ओर बढ़ा, उसे सामने से 2 परिचित चेहरे आते दिखाई दिए। वे थे लॉन्ग हाउचे और लियू शुआंग शुआंग। उनके पीछे एक मध्यम आयु का आदमी भी चल रहा था। लगता था वो उन्हें लेवल बढ़ाने के लिए साथ लाया था। लॉन्ग हाउचेन ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, लू युआन, सोचा नहीं था कि तुम अकेले भी यहाँ आने की हिम्मत करोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा तालिस्मैन अभी पूरा भी ना बने और राक्षस तुम्हें पहले ही खा जाए? इतनी जल्दी मरने की क्या पड़ी है? दूसरी तरफ लियू शुआंग ने नरम आवाज में कहा, ब्रदर लू, तुम वापस चले जाओ। कोई भी तुम्हारे साथ टीम नहीं बनाएगा। अकेले जाना बहुत खतरनाक है। वह बिल्कुल पड़ोस की छोटी बहन की तरह उसकी चिंता जताने का अभिनय कर रही थी। लू युआन को सच में उसकी अभिनय क्षमता पर हैरानी हुई। कल ही उसने उससे ब्रेकअप किया था और आज ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शायद उसने अपने मन को पूरी तरह समझा लिया था। लू युआन ने ठंडे स्वर में कहा,
पहले अपनी चिंता करो। उसने उन्हें जरा भी अच्छा व्यवहार नहीं दिखाया। उसे अच्छी तरह पता था कि वे दोनों यहाँ सिर्फ अपनी श्रेष्ठता दिखाने और उसे नीचा दिखाने आए हैं। ऐसे लोगों से वो विनम्रता से बात करने वाला नहीं था। लॉन्ग हाउस गुस्से में बोला, लू युआन, इतना घमंड मत दिखाओ। अगर सच में हिम्मत है तो मुकाबला करते हैं। देखते हैं हम दोनों में सबसे पहले पहली जॉब चेंज कौन करता है। हिम्मत है। हर बार की तरह लू युआन ने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। इससे लॉन्ग हाउचन को और भी अपमान महसूस हुआ। वह किसी भी तरह लू युआन को इस मुकाबले में खींचना चाहता था, ताकि उसे सबके सामने पूरी तरह हरा सके। लू युआन ने शांत स्वर में पूछा, अगर मुकाबला करना है तो शर्त क्या होगी? लॉन्ग हाउचे हंसते हुए बोला, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाओगे। कैसा है, बुरा सौदा नहीं है ना? लू युआन ने शांत भाव से कहा, 10 लाख, इतनी रकम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा करते हैं, 1 महीने बाद स्कूल में अलुमनाई मीट होगी। उस दिन जो हारेगा वह पूरे स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के सामने दूसरे के आगे घुटने टेक कर सिर झुकाएगा। क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? लू युआन के मन में भी अब थोड़ा गुस्सा आ चुका था। लॉन्ग हाउचिन बार बार उसे उकसा रहा था। अगर वह लगातार चुप रहता तो यह कभी खत्म नहीं होता। अब समय आ गया था कि उसे सबक सिखाया जाए। उसी समय लियू शुआंगशुआंग अचानक बोली, ब्रदर लू, सिर्फ 1 महीने में तुम पहली जॉब चेंज कैसे कर पाओगे? उसकी यह बात सुनते ही लॉन्ग हाउचिन को भी याद आ गया कि पहली जॉब चेंज लेवल 30 पर होती है।